नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बजट कौतूहल पैदा करता है, बजट सालाना भविष्य का दीदार कराता है। बजट हमारी जेब के लिए सुनहरे सपने भी बुनता है और बजट एक अनजाने खौफ से डराता भी है। बजट ये बताता है कि इस साल आपकी जेब में कितनी रकम डलने वाली है और कितनी बाहर आ जाएगी। सही मायनों में कहें तो बजट का इंतजार हर तबके के लोगों को बेसब्री से होता है, क्योंकि इस दौरान आप और हम पल भर के लिए ही सही लेकिन कुछ सपने उधार तो ले ही सकते हैं, क्योंकि थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़ी झल्लाहट का हक आखिर हमें भी है। तो अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे मध्य प्रदेश बजट 2013-14 की। कैसा होगा मध्य प्रदेश का बजट, अगले 1 घंटे तक इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुब्रो कमल दत्ता जी, जो दिल्ली से स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र की प्रोफेसर ज्योति जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं जबलपुर से। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक बरजात्या जी हमारे साथ इंदौर से, और एसके श्रीवास्तव जो कि मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ भोपाल से इस वक्त जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार मध्य प्रदेश के बजट में क्या हो सकता है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं पिछले साल के बजट पर। कुल बजट 80,030 करोड़ रुपए। अनुमानित कुल राजस्व प्राप्ति 69,913 करोड़। कुल राजकोषीय घाटा 10,017 करोड़। क्षेत्रवार बजट आवंटन अधोसंरचना विकास 14,797 करोड़। शिक्षा 12,119 करोड़। कृषि 9,417 करोड़। ऊर्जा 7,710 करोड़। सड़क 4,694 करोड़। स्वास्थ्य 3,596 करोड़। पंचायत एवं ग्रामीण विकास 6,913 करोड़। पेयजल 1,449 करोड़। महिला एवं बाल विकास 4,036 करोड़। नगरीय विकास 4,360 करोड़। वन एवं पर्यावरण 1,563 करोड़। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण 10,350 करोड़। पिछड़ा और अल्पसंख्यक कल्याण 548 करोड़। कानून व्यवस्था 2,893 करोड़। कर्मचारी कल्याण 1,057 करोड़। उद्योग और खनिज 167 करोड़। खेलकूद 104 करोड़। पर्यटन एवं संस्कृति 119 करोड़। बजट पेश होने से पहले हर बार की तरह इस बार भी सूबे की जनता को वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं। लोगों को अब बस इंतजार है राघव जी के पिटारे के खुलने का, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि इस साल उनकी जेब में कितनी रकम डलने वाली है और कितनी बाहर आने वाली है। तो पेश है एक रिपोर्ट। बजट यानी सरकार के सालाना खर्च का वो ब्यौरा जो सीधे तौर पर हमारी जेब से जुड़ा होता है, या यूं कहें हमारे सालाना खर्च का हिसाब किताब यही तय करता है। हर साल पेश होने वाले आम बजट से लोगों को भारी उम्मीदें होती हैं। मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक बार फिर समय आ गया है कि वे अपने सालाना खर्च का ब्यौरा जरा विस्तार से जान लें। शुक्रवार को पेश होने वाले बजट से सूबे की जनता को भारी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है, ये कौतूहल बना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बजट जंबो बजट होगा, यानी वित्त मंत्री राघव जी समूचे वर्ग का पूरा ख्याल रखेंगे। इस बजट को आम आदमी का बजट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारी विकास की गति अच्छी चल रही है उसको बनाए रखना तथा जन कल्याणकारी बजट बने, इसकी कोशिश है। बढ़ती महंगाई ने भी आम आदमी के घर का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया है। महंगाई को लेकर सरकार कितना भी भरोसा दिलाए, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। पिछले कुछ महीनों में खाने पीने के सामान 10% तक महंगे हो गए हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए अपना बजट मैनेज कर पाना
बेहद मुश्किल हो गया है। लिहाजा इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट में अगर हो तो जो गैस का जो भाव बढ़ा हुआ है वो सबसे पहले कम करे। पेट्रोल महंगा, मिट्टी का तेल महंगा, सब चीज महंगा हो रहा है। तो ये सारे जो महंगाई है तो ऊपर वालों का तो जेब भरी जा रही है, पर एक आम जनता है तो गरीबी में जीना चाह रही है। घरेलू महिलाओं के अलावा सूबे का व्यापारी वर्ग भी इस बार की बजट से पहले से ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है। करों में छूट और नए टैक्स न लगाए जाने की घोषणा को वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैट और एंट्री टैक्स की जो विसंगतियां हैं हमारे प्रदेश से जो लगे हुए अन्य 6 स्टेट हैं और जो 7 स्टेट हैं, वो एक समानता हम चाहते हैं। तो हमारे प्रदेश में उद्योगों की आमद जो है वो तेजी से हो जाएगी। मध्य प्रदेश जैसे जैसे एजुकेशन हब के तौर पर उभर रहा है, वैसे वैसे ही शिक्षित बेरोजगारों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में 200 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें हर साल 70,000 इंजीनियर निकलते हैं। आंकड़ों की माने तो मौजूदा दौर में करीब 30 लाख युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में शिक्षित बेरोजगार युवा बजट में संजीवनी की बाट में हैं। तो उधर पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी इस बजट में एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। युवाओं को मौका दें, अपने साथ बिठाएं, योजनाएं बनाएं। होना चाहिए, ये मौका देंगे तो सब कुछ होगा। क्योंकि आज ये है कि अगर भविष्य देखना चाहते हैं भारत का अच्छा, तो युवाओं को आगे होना होगा, उन्हें मौका देना पड़ेगा। चुनावी साल में पेश होने जा रहे इस बजट से आम जनता को और तकरीबन सभी वर्गों को काफ़ी उम्मीदें हैं। महिलाएं जहां रसोई गैस पर वैट कम होने की उम्मीद कर रही हैं, वहीं व्यापारी वर्ग प्रोफेशनल टैक्स में कटौती की उम्मीद कर रहा है। आम आदमी पेट्रोल और डीजल में वैट की कटौती की उम्मीद कर रहा है। वहीं अन्य वर्गों को भी वित्त मंत्री राघव जी से खासी उम्मीदें हैं। चुनावी साल का ये बजट 1 लाख करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। तो हम बात करेंगे कि आखिर पिछले साल जो बजट पेश हुआ था 2012 और 13 का बजट, उसको लेकर हम बात करेंगे। सुब्रो-कमल दत्ता जी से हम शुरुआत करते हैं। दत्ता साहब, जाहिर सी बात है कि इस साल बजट में जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, इस साल बजट में मध्य प्रदेश की सरकार क्या करेगी, इस पर चर्चा से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि पिछले साल जो बजट पेश हुआ था 2012-13 का, वो कितना ज़्यादा आर्थिक मामलों में अगर हम देखें तो खरा उतरता है। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 2012-13 का बजट पेश किया था, वो मध्य प्रदेश को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने में, समृद्ध करने में कितनी भूमिका निभा पाया था? मैं समझता हूं कि पिछले साल की बजट की अगर आकलन किया जाए, वो बजट कहीं दिशा में अच्छी बजट थी और कुछ चीज़ों पे और गंभीरतापूर्ण काम करना चाहिए था जी। मसलन के तौर पे अगर कहें तो कृषि पे बेशक विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, जो एक सही दिशा में एक सही कदम था। और उसके साथ साथ ग्रामीणी क्षेत्रों पे भी एक विशेष उल्लेख था बजट का। तो वो कहीं ना कहीं पे एक अच्छा पहल थी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। पर जहाँ बात आती है उद्योग घरानों की या फिर उद्योग जगत की, वहाँ पे मैं मानता हूँ कि शायद उस हिसाब से वो बजट नहीं हो पाया जिस तरह का अनुमान लगाया गया था जी। और काफ़ी सारे चीज़ों पे शायद सरकार अगर चाहती तो पहल कर सकती थी, खास करके छोटे और घरेलू उद्योग जो हैं और खास बुनाई की जितने सारे उद्योग घराने हैं जी, उन सबको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी सरकार से। और शायद उस तरह का विशेष रूप से पैकेज की जो एक वो था कि उम्मीद था कि कोई विशेष रूप से प्रावधान रखा जाएगा या फिर पैकेज दिया जाएगा जी, वो नहीं हुआ था। तो उसके चलते कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पे असर पड़ा था बेशक उस पर 2012-2013 के बजट को। ओवरऑल बजट पे बात करने से पहले एक एक पहलू पर बहुत गौर करना जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से आप सरकार से, वित्त मंत्री से फिर उम्मीदें भी लगाते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जबलपुर से। ज्योति जी, आप खुद अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। जयश्री जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जयश्री जी, माफ़ी चाहते हैं, नाम को लेकर थोड़ा सा शायद कुछ गलती हो गई। जयश्री जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि एक आर्थिक सुदृढ़ीकरण के मामले में मध्य प्रदेश कितना सही दिशा में आगे बढ़ पाया पिछले बजट पर अगर हम नजर डालें तो?
पिछले बजट में यदि हम नज़र डालें तो हमें अवश्य कह सकते हैं कि कई मामलों में तो हम सफल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे रह गए हैं जहां पर मुझे लगता है कि जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। विशेष रूप से औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो कुछ हमने अपेक्षा की थी, उतनी अपेक्षा हम अपेक्षा पर नहीं खरे उतर सके, ऐसा मुझे लगता है जी। और दूसरी एक विशेष रूप से जो मुझे कमी लगती है कि हमने जो विभिन्न योजनाएं जो चालू की हैं, विशेष करके लाडली लक्ष्मी समता, इनको कहीं से हमको उत्पादकता से अवश्य जोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जिससे कि हम एक और प्रोडक्ट उत्पादकता भी बढ़ा पाएंगे और दूसरी ओर ये जो योजनाएं हैं वो भी उतनी ही अधिक सफलता से चल सकेंगी और हमारे घाटे को भी मिनिमाइज करने में हमें मदद मिलेगी। यानी आपका इशारा इस तरफ है, यानी आपका इशारा इस तरफ है कि इन योजनाओं में, इनमें जो इसके मद में जो खर्च हो रहा है वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। नहीं, प्रोडक्टिव इस सेंस में है कि सोशल प्रोडक्टिविटी तो है, लेकिन हम इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी चाहते हैं उससे, कि अगर हम इनके हाथ में कुछ स्किल भी डेवलप करें इसके साथ साथ, यानी एजुकेशन के साथ साथ यदि इन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी हो रूरल एरिया में भी, तो वो प्रोडक्टिविटी से जुड़ जाएगा और पढ़ने के बाद भी उनके हाथ में कुछ न कुछ काम रहेगा और हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, चलिए तो हमारे बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी शायद हम इसमें ढूंढ लेंगे। चलिए, ये एक दिलचस्प बातें निकल कर आ रही हैं। दत्ता साहब ने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर कि वहां कहीं हम चूके हैं मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ जयश्री जी का कहना है कि जो कुछ लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं हैं उनको आर्थिक तौर पर भी मजबूत करना होगा, यानी वहां प्रोडक्टिविटी ये भी देखनी होगी कि इकोनॉमिकल मामलों में भी वहां प्रोडक्टिव हो ये योजना। अशोक बरजात्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। अशोक जी, इंडस्ट्रीज की जब बात हो रही है तो आप खुद उस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कहां चूक गई है मध्य प्रदेश की सरकार पिछले बजट पर, अगर हम आकलन करें तो? आपने देखा होगा कि पिछले बजट में मात्र 164 करोड़ रुपए रखे गए थे औद्योगिकरण के लिए जी। 74,000 करोड़ के बजट में इस वर्ष बजट होगा करीब 1 लाख करोड़ का जी। तो उसका कितना प्रतिशत हम उद्योगों के लिए रखना चाहते हैं, ये सरकार को अब डिसाइड करना होगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रदेश में संपदा का निर्माण इस प्रदेश के उद्योगपति और व्यापारी करते हैं जी। जब तक हम संपदा का निर्माण नहीं करेंगे तो उसको बांटने के लिए जो योजनाएं सरकार ने लगाई हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है, बहुत अच्छी बात है, लाडली लक्ष्मी योजना, इस तरह की योजना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सरकार की, परंतु इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए धन या संपदा की भी ज़रूरत होगी और ये बहुत आवश्यक हो गया है कि सरकार इस ओर भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे कि इस प्रदेश के उद्योग भी फूलें, बाहर से उद्योग आएँ और हमारे प्रदेश में जो स्थापित उद्योग हैं वे बाहर न जाएं ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स के कारण, एंटी टैक्स के कारण, या इस तरह के जो मुद्दे हैं उद्योगों को परेशान किए हुए हैं, उन पर ध्यान उचित समय आ गया है कि यानी अशोक जी, आपका भी इशारा उसी तरफ है कि अगर सोशल एक्टिविटीज के नाम पर सरकार बहुत बड़ी रकम खर्च करती है तो वहां से सरकार को रिटर्न भी चाहिए, यानी जो राजकोषीय घाटा है उससे सरकार शायद पूरा कर सके अगर प्रोडक्टिव हो सारी योजनाएं तो। हाँ, इसमें मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि इंडस्ट्रीज को जो कंसेशंस दिए जाते हैं, जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, मेरी अभी राजस्व सेक्रेटरी से भी बात हुई थी, वो बोले वी आर प्रो रेवेन्यू, हम रेवेन्यू के बारे में सोचते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इंसेंटिव जो दिए जाते हैं वो प्रे रेवेन्यू है, अगेंस्ट रेवेन्यू नहीं है। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक सरकार को ज्यादा राजस्व भी कैसे मिलेगा? बिल्कुल, चलिए इस पर आपसे और विस्तार से बात होगी। एसके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, आप खुद मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक सांख्यिकी विभाग में रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, आपको क्या लगता है, और बजट को लेकर आप बजट के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है पिछले साल का जो बजट था कितना सही दिशा में था, उसी हिसाब से हम इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि ये जो सरकार है इस समय किसी की भी हो तो उनका उत्पादकता पर और सड़क और सिंचाई और परिवहन ऊर्जा पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं जी। खेती के विकास के लिए भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, सभी चीज़ों में बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें तो काफ़ी अभी जैसे व्यय भी है तो आय भी काफ़ी होनी चाहिए। बिल्कुल।
चलिए, तो सबकी अपनी अपनी राय है ज़रूर, और उम्मीदों पर जब हम बात कर रहे थे तो हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इस साल जो बजट पेश होना है उसमें क्या खास बात होगी। तो हम बता दें कि सूबे की इस सियासत में हैट्रिक लगाने के लिए सरकार इस बार के बजट में कुछ नई ट्रिक जरूर अपनाएगी। इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में बजट का लोक लुभावन होना काफी हद तक तय माना जा रहा है। हैट्रिक की तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार का यह बजट पूरी तरह चुनावी होगा। शिवराज सरकार जहां समाज के हर वर्ग को खुश करने की तैयारियों में है, तो ये भी बताएगी कि सरकार ने करों में किस वर्ग को कितनी राहत दी है। हर बजट में धीरे से टैक्स बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी भाई का मानना है कि इस बार ऐसा नहीं किया जा सकता। साल 2003 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार का पहला बजट लगभग 17,000 करोड़ रुपए का था, जो पिछले साल बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि इस बार बजट की राशि बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। नए बजट में सिंचाई, बिजली, किसानों के साथ सोशल सेक्टर पर खासा जोर होगा। बजट में कर्मचारियों की लगभग सभी बड़ी मांगें पूरी हो सकती हैं। इस बात के संकेत पहले ही कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के ग्रेड पे में इजाफे का फैसला लेकर सरकार ने दे दिए हैं। सरकार इस बजट में कर्मचारियों को एरियर्स की अगली किश्त का भुगतान भी कर सकती है। तो वहीं महिलाओं और गृहिणियों के लिए भी बजट में अब तक की सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान होगा। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के साथ सड़क और पानी को लेकर भी विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है। जैसा कि सरकार भी जानती है कि प्रदेश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, तो इसे खुश करना खासा जरूरी है। इसलिए बजट में किसानों पर विशेष ध्यान रहेगा। डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार इस बार किसानों को डीजल पर वैट में कुछ छूट देने का भी मन बना सकती है। वहीं इन सबसे इतर युवा वोट बैंक को रिझाने की भी भरसक कोशिश की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार इस साल को IT सशक्तिकरण के रूप में मना रही है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट में इसके लिए भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। बात सीनियर सिटीजन की करें तो सरकार इस वर्ग को भी खुश रखना चाहती है। हालांकि राज्य सरकार पहले ही राज्य में 30 दर्शन जैसी योजनाएं चला रही है, मगर इस बार के बजट में सीनियर सिटीजन को कुछ और सौगात मिलने की उम्मीद है। यानी कि हर वर्ग के लिए राघव जी के पिटारे में कुछ न कुछ जरूर निकलने वाला है। अब देखना यह होगा कि राघव भाई के जादुई पिटारे से निकलने वाला जिन ऐसा कौन सा जादू करने वाला है जिससे शिवराज सरकार की नैया फिर से पार लग जाए और राज्य में बीजेपी की हैट्रिक लगे। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये तय है कि लोक लुभावन होगा बजट। सब जानते हैं कि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस सरकार के लिए ये बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। दत्ता साहब, जाहिर सी बात है कि आपने बताया कि पिछले बार क्या क्या कमियां रह गई, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं करना होगा कि ये चुनावी बजट होगा और लोक लुभावन होने के लिए किन किन सेक्टर्स पर सरकार विशेष फोकस कर सकती है आपकी नजर में? मैं समझता हूं कि पिछले बजट के मुकाबले में इस साल का बजट और ज़्यादा पॉपुलिस्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से लगता है पॉपुलिस्ट होगा और ज़्यादा, और पॉपुलिस्ट होने की अंदेशा भी है क्योंकि चुनावी साल है और ये सरकार की अंतिम बजट है और अंतिम बजट को ध्यान में रखते हुए हर तरह के स्कीम्स लागू करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जितने सारे अलग अलग वर्ग हैं, सब वर्ग को कहीं ना कहीं पे मतलब एक लुभाने की कोशिश होगी। जी। और मिसाल के तौर पे अगर कहें तो महिलाओं पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। लड़कियों पे भी मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से ध्यान होगा। एजुकेशन के मामले में मैं मानता हूँ और ख़ास करके लड़कियों के एजुकेशन को लेके और बहुत सारी स्कीम्स की घोषणा हो सकती है, पर क्या वो आर्थिक दृष्टिकोण से वायबल है कि नहीं, इसका समीक्षा करना उचित रहेगा। क्योंकि लाडली योजना का समीक्षा अगर हम लोग करें, सामाजिक रूप से तो बहुत ही कामयाब योजना है ये, पर आर्थिक दृष्टिकोण से वो कामयाब नहीं है क्योंकि वो आर्थिक दृष्टिकोण से वायबल रहा नहीं है ये योजना। चलिए, आपका इशारा इस बात की ओर है कि सरकार यहाँ पर आर्थिक पक्ष को शायद एक तरफ कर देगी। भले ही घाटे का बजट होगा, लेकिन सरकार घाटे को भूलकर पॉपुलिस्ट बजट पेश करेगी। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं इस वक्त और जयश्री जी के पास, पहले जयश्री जी के पास रुख करते हैं। जयश्री जी, यहाँ दत्ता साहब जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि पॉपुलिस्ट बजट होगा और सरकार इस बार आर्थिक ताकत को एक तरफ कर देगी कि मध्य प्रदेश को आर्थिक सुदृढ़ करना है। सरकार का फोकस होगा कि जितना ज्यादा हो सके खुश करना है। मेरा ये मानना है
कि सरकार तो ये चाहेगी कि पॉपुलर बजट हो, लेकिन एक बात ये भी है कि सरकार ये भली भांति जान चुकी है कि अधोसंरचना का विकास ही औद्योगिकरण की ओर ले जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर सरकार निश्चित रूप से ध्यान देगी। और मेरी ऐसी मानना है कि यदि मान लीजिए कि पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में सरकार यदि इसको ये करती है, ध्यान देती है इस ओर, तो लोग भी अपनी पूंजी डालेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनका भी योगदान होगा। तो यदि मान लीजिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सरकार यदि स्वीकार करती है तो इस योजना में प्राइवेट सेक्टर से भी उम्मीद की जा सकेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका भी योगदान हो, और जिससे कि औद्योगिकरण की गति भी तेज होने में हमें मदद मिलेगी। एक और सरकार का घाटा भी कम होगा और दूसरी ओर गुणवत्ता भी हम लाने में कामयाब होंगे। लेकिन यहाँ कुछ और बातों पर गौर करना होगा। जयश्री जी आपके पास फिर आते हैं, अशोक जी का रुख करते हैं। अशोक जी, इंडस्ट्रीज की जब बात होती है कि इंडस्ट्रीज के मामले में सरकार कहीं चूक रही है, लेकिन इस बार के बजट में भी हमने देखा है जब लोक लुभावन बजट की बात होती है तो सरकार 3-4 पहलुओं पर ही सबसे ज्यादा फोकस करती है। एक, युवा जिन्हें रोजगार के लिए सरकार सबसे ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश करेगी। दूसरा, किसान जो सबसे बड़ा वोट बैंक होता है सरकार का। तीसरा, बुजुर्ग। और चौथा जो होता है वो सरकार उन लोगों को करती है जो नौकरी वाले लोग हैं, नौकरी से जुड़े लोग हैं, क्योंकि सरकार को यह भी पता होता है कि वो एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो शायद इंडस्ट्रीज इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। नहीं, इसमें इंडस्ट्री को पीछे रखने की बात नहीं है जी। हमारा कंपटीशन सोशल इंजीनियरिंग से नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी दो तरह की समस्याएं हैं उद्योगों की, एक वे जिसमें हमें धन की, सरकार को धन लगाना है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। दूसरी नीतिगत वे निर्णय जिन पे सरकार को धन खर्च नहीं करना है, बजट में कोई एलोकेशन नहीं करना है, सिर्फ नीतिगत निर्णय लेना है। मैं ये चाहता हूँ राघव जी से और मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम वे नीतिगत निर्णय जिससे हमारे जो अवरोध हैं जी इंडस्ट्री के आगे बढ़ने में, फ्लरिश होने में, वे अवरोध कम से कम दूर करने की घोषणा वे करें, नीतिगत निर्णय लें। और जो नोटिफिकेशंस अभी इन्वेस्टर समिट में 10-12 योजनाएं घोषित की गई, 10-12 स्कीम्स दी गई, उनके अभी तक नोटिफिकेशंस नहीं निकले। नीति बन गई, नोटिफिकेशन नहीं निकले जब तक वो प्रभावकारी नहीं होते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि कम से कम सरकार जिसमें ज़्यादा फाइनेंस नहीं लगे, कम से कम उन योजनाओं को त्वरित गति से करे और उद्योगों के जो अवरोध हैं उनको दूर करने का प्रयास करे। क्या चुनावी साल में सरकार ऐसा करेगी, आपको लगता है? हाँ, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप वेट का रेट मत करिए, पर युक्तियुक्तकरण तो कीजिए। प्रदेश के जो हमारे जो निकटवर्ती राज्य हैं, मध्य महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, कम से कम उसके बराबर हो। आप हमें कम रेट न दें, कम से कम युक्तियुक्तकरण करें। युक्तियुक्तकरण से जो प्रदेश के बाहर से माल आता है या हमारे यहाँ उद्योग नहीं पनप पाते हैं, कम से कम वो समस्या दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ डू नॉट रिड्यूस द रेट। हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स है। चलिए इस पर भी आएंगे हम, टैक्स पर आएंगे, वैट पर भी आएंगे। श्रीवास्तव साहब के पास एक बार चलते हैं। श्रीवास्तव जी, यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आप बजट को आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि पर बहुत ज्यादा गौर करेंगे तो फिर लोक लुभावन नहीं होगा। अगर आप घाटे में जाते हैं तो लोक लुभावन भी कर सकते हैं, तमाम योजनाओं पर आप पैसे लौटा सकते हैं। क्या लगता है कि सरकार घाटा, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा सरकार का लोक लुभावन के चक्कर में? नहीं, लोक लुभावन के चक्कर में घाटा तो होता ही है, क्योंकि ऐसा है कि जब आप पब्लिक को इंटरेस्ट कहते हैं, चाहे वो सामान्य जन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या व्यापारी हो, जब इनको लाभ पहुंचाने की बात करते हैं तो बिना पैसे के तो काम होगा ही नहीं था। ये जैसा अभी जैसे सज्जन एक कह रहे थे कि साहब कम से कम खर्चे पर कोई न कोई व्यय होना चाहिए। खर्च तो होंगी ही, सवाल है कि जब तक सुविधाएं दी जाती सरकारी तब तक ये होते, चाहे उद्योग हो चाहे कृषि हो। ये है, कृषि तो ऐसा है कि चाहे उसको सहायता मिले मिले, किसान को तो पैदावार करना ही है और उसके लिए उसको लाभदायक करना है। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, आप देखिए मुख्यमंत्री जी बाहरी देशों के बहुत से लोगों को, उद्योगपतियों को बुला के यहाँ मीट कर रहे हैं और उनसे वो कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं और उसके हिसाब से ये जगह जगह उद्योग डालने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि अभी तक जितने समझौते हुए उनको लागू करने के लिए भी उतने ध्यान देने की जरूरत है जितनी की होनी चाहिए। वो अभी नहीं हो रहा, बैकअप नहीं हो रहा है, फॉलो अप एक्शंस नहीं हो रहे हैं। वो होंगे क्योंकि अब उनको अगले साल चुनाव लड़ना है, तो इस चक्कर में उनको करना पड़ेगा। चलिए इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। दत्ता साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दत्ता साहब उससे पहले हम ये बता दें कि 2003-04 में जब ये सरकार आई थी सत्ता में, उस वक्त जब बजट शुरू किया इस सरकार ने पेश करना, तो पहली बार
2003-4 में 17,495 करोड़ का बजट पेश हुआ था और उसके बाद 2013-14 में अब 1 लाख करोड़ तक का अनुमान है। तो एक नजर डाल लेते हैं पिछले कुछ सालों में जो बजट की राशि रही है उस पर। दो 2001-2 में 16,438 करोड़ रुपए का बजट था, जब जो 2005 और 6 में बढ़कर 28,900 करोड़ तक पहुंच गया। वही 2010-11 में 52,507 करोड़ रुपए तक पहुंचा। 2011-12 में यह राशि पहुंच गई 68,845 करोड़। 2012-13 का बजट था 80,030 करोड़ और इस बार ऐसा माना जा रहा है, अनुमानित है कि लगभग 1 लाख करोड़ का होगा मध्य प्रदेश का बजट। और अगर ऐसा होता है तो देश के बड़े राज्यों में शुमार होगा इसका बजट। तो ये आंकड़े हैं पिछले कुछ सालों के। 2001 से लेकर 2013-14 जो बजट पेश होने वाला है तब तक का आंकड़ा, एक अनुमान हम बता रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी। इसके बाद हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी फोकस करेंगे कि आखिर कृषि को लेकर सरकार क्या खास कर सकती है।